नमस्कार एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आज का विचार, आइंस्टाइन ने कहा है, एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू। कहा जाता है योग में ब्रह्मांड की कुंजी है। आप अगर दुनियावी तौर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं या रूहानी तौर पर, योग में ही आपको एक आसरा मिलता है और रास्ता मिलता है। हमारे आज के मेहमान बहुत छोटी उम्र से योग सीखने के लिए आश्रम चले गए और आज उन्होंने कई तरह के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इन सब के बारे में आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री वरुण आर्य के साथ। वरुण जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जो ये आपने रिकॉर्ड बनाया 535 सूर्य नमस्कार मैंने किया है, वो भी एक घंटे में। तो ये तो बहुत ही सोचा जाए तो मुश्किल काम लगता है। देखिए, एक वो कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है मुश्किल ज़रूर लग सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। दशरथ मांझी जी हुए हैं हमारे, तो एक पूरा पहाड़ ही उन्होंने जो है खोद दिया, अलग रास्ता निकाल दिया जी। तो बस ऐसे ही कोशिश किया और आज जो है वो पूरा भी हो पाया है। तो इसके लिए आप किस तरह का अभ्यास करते थे, कैसी ट्रेनिंग करते थे? इसके लिए मॉर्निंग में सुबह मेरा जो टाइम, मैं आपको बताऊं टाइम टेबल जो मेरा है, मॉर्निंग में मैं 4:30 में उठ जाता हूं और उसके बाद अपना जो है रनिंग और योगा की प्रैक्टिस मैं करता हूँ। और मेरी जो डाइट है उसमें 1 गिलास बादाम का पानी होता है। बादाम का पानी? बादाम को जो है पीस करके उसका पानी निकाला जाता है, तो एक स्ट्रेंथ के लिए बड़ा अच्छा है। और उसके बाद डेली 100, 200, 300, 400 ऐसे प्रैक्टिस मैंने लगभग 1 साल तक किया। अच्छा। पिछले जो योग दिवस जो मनाया गया, विश्व योग दिवस, तो मोदी जी के अथक प्रयास से जो है ये जब हुआ तो मैंने महसूस किया कि कुछ अब अलग करना चाहिए, कि कुछ बचपन से ही हमने योग सीखा है तो कम से कम योग में तो कुछ अलग करना चाहिए। तो थोड़ा चिंतन किया, विचार किया कि क्या अलग करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार को ही मैंने लिया कि क्यों ना सूर्य नमस्कार में ही कुछ अलग किया जाए। जो है 1 आवर में जो है मैक्सिमम सूर्य नमस्कार इन द वर्ल्ड। तो ऐसा मैंने जो है सोचा और इसका प्रैक्टिस शुरू किया। तो काफ़ी सारी बाधाएं भी आई बीच में, डाइट को लेकर के, कैसे डाइट प्लान करना है। तो जो मेरे ब्रदर हैं वो छोटे हैं मेरे से, वो वैद्य हैं। अच्छा। परंपरागत वैद्य हैं वो। अच्छा। जैसे गुरु ने अपने शिष्य को जान दिया, उसके शिष्य ने अपने शिष्य को जान दिया। तो भारतीय जो परंपरा रही है हमारी वैदिक परंपरा, उससे वो आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उनके साथ मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने एक सप्तला करके एक आयुर्वेदिक एक टी बनाया उन्होंने। अच्छा। सप्तला मीन्स सप्त धातुओं की पुष्टि करने वाला। अच्छा। हम कोई भी भोजन करते हैं शरीर में तो 7 प्रोसेस उसका होता है। अच्छा। रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे करके अलग अलग ही आयुर्वेदा का एक पार्ट है जी। तो इन सप्त धातुओं की पुष्टि करने के लिए उन्होंने ये टॉनिक बनाया और इसको फिर मैंने रेगुलर ट्वाइस अ डे मैंने लिया। 2 से 3 बार मैं दिन में लेता था उसको, तो बड़ा एक एनर्जेटिक मैं फील करता था। शुद्ध जो है आयुर्वेदिक चीज़ है ये, और बुद्धि के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है। तो ये जो सप्तला टी है ये हम में से कोई भी ले सकता है? बिल्कुल कोई भी ले सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा, खास करके बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूँगा। आज के समय में जैसे मैं योग सेंटर हम चलाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं एग्ज़ाम के टाइम में कि पेरेंट्स लेके आते हैं कि इनको स्ट्रेस हो गया है या कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो उसमें काफ़ी वो मदद करेगा। बड़ों के लिए मैं कहूँगा कि जैसे सर दर्द से और एंटी कैंसर तक का उसमें एक कॉम्बिनेशन उन्होंने जो बनाया है वो काफ़ी मददगार है। तो बड़ा अच्छा है सभी के लिए। मैं कहूँगा एक जो है यहाँ आने का एक पर्पज़ भी उससे सोल्व होगा। आजकल हम देखते हैं सर दर्द है और हल्का सा वेदर चेंज होता है, बच्चों में एलर्जी हो जाता है, खांसी जुकाम है, हर किसी को है। बीपी के लिए, शुगर के लिए बड़ा अच्छा है वो। तो अब मैं लेता हूँ तो मैं कहूँगा कि हर किसी को अगर लेता है तो अच्छा रहेगा वो।
आपने बीपी और शुगर की बात की, तो हमारा जो देश है वो एक तो डायबिटीज़ का और एक हार्ट डिजीज़ का कैपिटल बन गया है जी। तो ऐसे में योग किस तरह से काम आता है? इसमें अलग अलग क्रियाएं हैं, योग में अलग अलग आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं जिनको करते हुए बीपी और शुगर जैसी जो है बीमारियों से हम बच सकते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ, हमारा जो शरीर है, जो नोजल है, ये राइट और लेफ्ट, ये जो दो नोस्ट्रल्स हैं हमारे, जो छिद्र हैं, ये एक सूर्य स्वर इसको बोलते हैं हम योग में, और एक चंद्र स्वर हम बोलते हैं। राइट जो हमारा नोस्ट्रल है उसको हम सूर्य स्वर कहेंगे, जो लेफ्ट है उसको हम कहेंगे चंद्र स्वर। तो सूर्य जो है वो उष्णता जो है, हीट का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है, और जो चंद्र स्वर है वो शीतलता का प्रतीक है। अगर किसी को बीपी हाई रहता है तो वो लेफ्ट नोजल से इनहेल करें और राइट से एक्सेल करें बार बार। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सेल करें, तो एक शीतलता का अनुभव होगा जिससे बीपी डाउन रहेगा। अगर किसी का बीपी डाउन रहता है तो ऐसे नोस्ट्रल पकड़ के हाँ बिल्कुल, यूं पकड़ करके ऐसे थंब को आप रख लीजिएगा। जैसे हमें लेफ्ट से लेना है तो राइट को क्लोज कीजिए, बंद कर लीजिएगा उसको। लेफ्ट से इनहेल करना है धीरे धीरे से, फिर राइट से एक्सेल, फिर धीरे धीरे से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। ये तो हो गया बीपी अगर किसी का हाई रहता है। अब लो की बात करते हैं, अगर किसी का लो रहता है तो वो राइट नोजल से ले, क्योंकि राइट सूर्य स्वर है हमारा। तो जितना हम सूर्य स्वर से इनहेल करेंगे उतना बॉडी में उष्णता, हीट आएगा। तो जो नॉर्मल अनुलोम विलोम लोग करते हैं उससे ये डिफरेंट है? उससे ये डिफरेंट है। नॉर्मल जो अनुलोम विलोम हम करते हैं वो बैलेंसिंग के लिए, वो बैलेंस रहेगा, वो बिल्कुल ठीक रखेगा। तो उसमें से अगर आपने राइट नॉस्ट्रल से सांस ली तो लेफ्ट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से लिया, फिर राइट से छोड़ा। इसमें हमें ये करना है, सिर्फ बार बार हमें लेफ्ट से लेना है। अगर बीपी हाई है तो राइट से ही छोड़ना है, अगर बीपी लो है तो बार बार लेफ्ट से लेना है और राइट से उसको छोड़ना है बार बार। अच्छा, ये जैसे बीपी तो बड़ी बात होगी, जैसे मौसम अगर आजकल जैसा हो, बहुत गर्मी हो, तो क्या शरीर इससे ठंडा भी किया जा सकता है? बिल्कुल ठंडा किया जा सकता है। शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। अच्छा। जैसे हम इसमें शीतली अगर हम प्राणायाम करें, दोनों टीथ को हम टच कर लेते हैं। आप भी इसको कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दोनों आपस में टीथ को टच किया और टंग को टीथ के पीछे टच कर लीजिएगा, और ये साइड से हमें इनहेल करना है। धीरे धीरे से आप फील कीजिए, आपको एक ठंडा ठंडा एहसास होगा यहाँ पर। तो इससे प्यास भी कम लगेगी। और ऐसे ही अगर सर्दियों का मौसम हो, तो सर्दियों का मौसम है तो उसमें जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप कंटिन्यू 5 मिनट अगर उसको करते हैं लगातार, तो बड़ा अच्छा स्वेट भी आप उसको जो है निकाल सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं अभी जो मैं एक बार आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ये युवा वर्ग के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो युवा वर्ग के लिए मैं कहूँगा जैसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इसको धीरे धीरे से इसकी जो है हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो बॉडी में आप फील करेंगे जो है एक ऊर्जा एक नई आ रही है, उसका प्रवाह हो रहा है। अच्छा, युवा वर्ग की आपने बात की, ज़्यादातर आजकल के यंगस्टर्स को देखिए तो वो जिम्स में जाना पसंद करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं। योग एक तरीके से उनको लगता है कि थोड़ा बुजुर्ग लोगों के लिए ये है। तो क्या ये सच है? हाँ, ये कुछ हद तक मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन अब जब से जो है माननीय मोदी जी की वजह से योग दिवस मनाया जाने लगा है, तो बड़ा सारा एक झुकाव मैं देख पा रहा हूँ युवा वर्ग में। अब उनका एक जो झुकाव वो योग की तरफ आ रहा है। पहले जहाँ जो है योग को ये समझते थे नहीं एक बुजुर्ग लोगों के लिए है, अब जैसे जैसे वो एग्ज़ाम के जो है तैयारी करते हैं, वो IIM की या IITs वगैरह की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास यंग कि सर हमें कुछ जो है तैयारी करना है ऐसे, तो उसके लिए क्या कंसंट्रेशन के लिए करें। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, पीछे कुछ दिनों पहले एक लड़की आई मेरे पास, वो IIM कैट के एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रही थी। तो उसने बताया कि सर कुछ कंसंट्रेशन वाले आप योगा बताओ। तो एक कैप्सूल मैंने बनाया उसके लिए 15 मिनट का प्राणायाम और योगासन का। तो उसका रिजल्ट जब आया कैट के एग्ज़ाम का, उसने विदाउट एनी कोचिंग ये दिया, कोई कोचिंग नहीं लिया उसने कोई। तो उसका जो रिज़ल्ट आया उसने बताया मुझे 99.95% उसका आया। IIM अहमदाबाद से उसने जो है MBA किया, अभी जो है कुछ दिन पहले ही समाचार मिला कि बड़ा अच्छा उनका जो है प्लेसमेंट उनको हुआ है। अब
ऑफिस में हम बात करें या स्टूडेंट के लिए हम बात करें, दिन भर वो कंप्यूटर के सामने रहते हैं या सिटिंग पावर में एक उसमें रहते हैं 4-5 आवर तक, तो शोल्डर या सर्वाइकल या बैक एक ये सब होता है। तो मैं उनको कहूँगा कि जैसे हम चेयर पर बैठे हैं, चेयर पे बैठे बैठे हम कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे अपने आप को हम स्वस्थ फील जो है कर सकते हैं। जैसे जो लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, इनहेल करते हुए दोनों हाथों के यूँ हल्का सा गर्दन ऊपर उठाना, इनहेल करना है, देन रिलैक्स 10 सेकेंड उसको होल्ड करना है, ये शोल्डर उससे रिलैक्स मिलेगा। और जो लोग जो है स्टूडेंट जो सिटिंग पावर में ज़्यादा रहते हैं, तो हल्का सा सीधे खड़े होकर के इनहेल करते हुए यूँ कर सकते हैं। एक दूसरा माइंड के लिए वो क्या करें, भ्रामरी प्राणायाम या ओम की चैंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो ओम किसी धर्म के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए, ये टोटली एक साइंटिफिक शब्द है। हम कोई भी बात, जिसे हम प्राइमेवल साउंड भी कहते हैं, बिल्कुल, हम कोई भी बात करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम एक दूसरे तक अपने शब्दों को पहुंचाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में बताया कि 7 to 12 की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी स्मूथ है, बड़ा रिलैक्स करती है माइंड को। तो जब हम ओम की जो ध्वनि हम करते हैं तो हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी के अंदर ले आते हैं, ताकि हमारा माइंड का जो नर्व सिस्टम है तुरंत अपने आप को रिलैक्स करता हुआ चला जाएगा। और अगर किसी को वहम हो तो वो पूरा ओम ना बोले, सिर्फ कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो एक दूसरे से संबंध है इनका। भ्रामरी प्राणायाम, गुंजन जैसे भंवरा जो फूल के ऊपर बैठ के जो वाइब्रेशन जो करता है वही हमें करना है। सिंपल यूं बैठा है, इनहेल किया, धीरे धीरे हम ऐसे करें 4 to 5 टाइम्स आप इसको कीजिए, आप देखना कितना रिलैक्स फील करेंगे आप। और मैंने सुना है कि अगर आप इस तरह से मेडिटेशन करें तो आपको जो आसपास का माहौल है वो भी शांत हो जाता है, पॉजिटिव वाइब जो है वाइब्स हो जाता है आसपास में। बिल्कुल, ये तो हमारी जो है ऋषि मुनियों की धरोहर है। जो ऋषि मुनि थे ये इसको आइसोलेशन में करते थे, योग जो था, तो ये आम आदमी के लिए नहीं होता था। अगर आप प्राचीन समय को देखते हो तो ये आम आदमी के लिए भी था। बीच का एक टाइम ऐसा आया कि हम इन चीज़ों से बड़ा जो है दूर होते चले गए, जो है काफ़ी मॉडर्नाइजेशन अब जो है आ गया है। तो उस समय अपने आप को बड़ा दूर किया, लेकिन काफ़ी सारे योग गुरुओं ने, वो अयंगर जी थे या स्वामी शिवानंदा जी थे, स्वामी रामदेव जी हैं, बड़ा जो है इन लोगों ने एक जागरूकता की। और फिर वही बात है कि एक प्लस पॉइंट ये है कि अब विश्व योग दिवस हो गया है मोदी जी की वजह से, तो बड़ा अच्छा एक जागरूकता। और आपके लिए मोदी जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बिल्कुल है, मोदी जी हैं। और मैं अपने जीवन में अगर आप प्रेरणा की बात करें तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी जो थे हमारे अब्दुल कलाम जी, उनके विचारों से बड़ा प्रभावित रहा अपने जीवन में। वो हमेशा बोलते थे कि हमेशा विद्यार्थी रहो, वो विद्यार्थी ही रहे कि कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहे हमेशा। और उसके बाद दशरथ मांझी जी जो है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा। मैंने कभी देखा नहीं उनको, मिला नहीं मैं उनसे, हाँ टेलीविज़न पर जरूर देखा है। उनके विषय में पढ़ा तो एक व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है एक संकल्प के साथ, ये भी एक योग ही है। ये भी योग है, बिल्कुल। एक हंसराज महाविद्यालय से मैं पढ़ा तो वहाँ के प्राचार्य हैं डॉक्टर रामा जी और डॉक्टर प्रभात कुमार जी हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ। इन लोगों ने बड़ा मेरे को अब के समय में प्रेरित किया कि कुछ आपको करना चाहिए, तो आज वो कर पाए। पर ये तो सब जो आपके लेटर इंस्पिरेशंस हैं वो लोग हैं। आप मुश्किल से 10-11 साल के थे जब आप आश्रम में चले गए, और वो भी तब जब आपके पिताजी का बाबूजी के साथ, बाबू जगजीवन राम के साथ बहुत सानिध्य था। तो आपकी भी एक मॉडर्न एजुकेशन हो सकती थी। इसका सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा। मैं उनको कहूँगा वो एक योगी हैं। बिल्कुल। आज के समय को अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे लगभग 80 के आसपास स्टूडेंट्स आते हैं। वो लेडीज़ भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं। तो बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो पेरेंट्स उनको प्रेशर करते हैं ज़्यादातर कि नहीं आप ये कोर्स लीजिएगा या इतने % आपको आना चाहिए। आज तक हमारे फादर ने कभी भी मुझे, मैं 11th क्लास में, बड़ा जो एक निजी में बात कर रहा हूँ, 11th क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ। अच्छा। लेकिन उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आपकी मार्कशीट क्या है या जो है आप क्यों फेल हुए। बस एक ही वो बात बोलते थे कि आप चाहे 2 बार और फेल हो जाओ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जो आप जीवन में जो है अच्छे व्यक्ति बने, समाज के लिए एक अच्छा जो है काम करें।
जब हम आश्रम में रहते थे तो आश्रम में हम भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस भिक्षा का यही उद्देश्य होता था कि आपने हर घर से मांग करके खाया है, भिक्षा ली है आपने, तो इस समाज का ऋण है आपके ऊपर। तो जब आप सक्सेस होते हैं, आप किसी लेवल को जो है अचीव करते हैं, किसी लेवल पर आप जाते हैं, कोई टारगेट आप अचीव करते हैं, आप जो है समर्थ होते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करें, कुछ अच्छा काम करें, और आज हम कर रहे हैं। जब आप 11 साल के थे तब आपका भी तो जी होता होगा कि एक मॉडर्न एजुकेशन हो? बिल्कुल होता था। जब आश्रम में गए तो उस लाइफ स्टाइल में रहे कि सुबह सुबह 3:45 पे वो उठा देते थे हमें। अच्छा। और 5th क्लास में थे हम, तो बड़ा ये लगता था कि पता नहीं मम्मी पापा ने, पिताजी ने कहाँ हमें भेज दिया। लेकिन आज समझ में आता है कि अगर वो वहाँ नहीं भेजते तो पता नहीं जीवन किस दिशा में होता। लेकिन जो वो 10 साल थे जो आपने आश्रम में बिताए, ना रेडियो, ना टीवी, टेलीफोन तो दूर की बात, ये सब कुछ भी नहीं था, दुनिया से कटे हुए थे आप। उसमें वो बड़ा अच्छा रहा क्योंकि अपने आप पर ही फोकस कर पाए हम। आज हम देखते हैं अपने आसपास में जितने गैजेट्स हैं, कितना सारा इसका जो है साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। एक परिवार, ये बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा जी। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, वो चारों अपने जो है मोबाइल में बिजी हैं, कमरे में बैठ करके, एक दूसरे के साथ कोई वार्तालाप नहीं है। एक पहले के टाइम में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था घर में, वो एक परिवार को मिलाने वाला होता था, किसी का फ़ोन आता तो इकट्ठे हो जाते थे सभी लोग। आज हर किसी के पास एक मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ दिया है इन चीज़ों ने। जितना अतिशोक्ति, मैं ये नहीं कहूँगा उसका जो है वो नहीं कहूँगा कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़ भी है, टेक्नोलॉजी है तो उससे हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन हम अपने आप को उन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व ना करें कि हम अपनी बेसिक मूल्यों से, अपने परिवार से दूर चले जाएं। तो आश्रम में जो ये चीज़ें नहीं थी तो मैं कहूँगा वो बड़ा अच्छा रहा। हम अपने आप को फोकस पर कर पाए, अपने गुरुजनों को समझ पाए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को समझ पाए, तो जीवन को बनाने में बड़ा योगदान। और 10 साल तक आप घर नहीं गए? नहीं गए। उसमें ऐसा नहीं है आश्रम में कि आप जो है आपको अवकाश मिल रहा, आपको छुट्टी मिल रही है 2 मंथ में, या जो है विंटर्स में आपको ऑफ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप एक बार चले गए तो 8 से 10 साल से पहले आप नहीं आ सकते फिर। तो माँ की याद नहीं आती थी? बहुत याद आती थी, रोते भी थे कई बार, बिस्तर में माउथ डाल करके जो है किसी के को आवाज़ ना सुनाई दे, रोते भी थे। लेकिन वो 1-2 साल रहा, उसके बाद धीरे धीरे एक अभ्यास हो गया। तो बस अब फिर कुछ लगा कि फादर जब भी आते वो मिलने कि कुछ करना है आपको जीवन में, ऐसे ही जो है नहीं चले जाना कि आए पैदा हुए अपने लिए कुछ किया, नहीं, कुछ अलग हट करके करना है। तो वो जो उनकी जो प्रेरणा स्रोत जो बातें होती थी वो आज भी जो है वो सोने नहीं देती कई बार, तो कि नहीं कुछ करना है। और यही बात माननीय राष्ट्रपति जी भी कहते थे कि आपके स्वप्न ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। ठीक बात, बिल्कुल। तो यही शायद आपकी भी प्रेरणा रही। बिल्कुल रही जी। आजकल के ज़माने में लोग हार्ट डिजीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो क्या ऐसा है योग में कि ये या तो डिज़ीज़ ना हो, अगर हो तो उसको रोका मतलब हील किया जा सके? बिल्कुल है इसमें। एक तो मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से कि वो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करें जी। देखिए ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है ना वो टोटली लाइफस्टाइल से। आप अपने प्राचीन समय को देखते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो सुबह सुबह उठते थे, जल्दी उठना जल्दी सोना है, ठीक है। तो उससे क्या है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता था, नींद अच्छे से पूरी होती थी। योग में ऐसा मानते हैं एक सुसुप्ति निद्रा होती है। अच्छा। वो क्या होता है, कई बार जैसे आप थके हुए हैं, आप अचानक बैठ गए और 10 मिनट के लिए आपकी जो है आंखें लग गई और अचानक 10-15 मिनट के बाद उठते हैं आप, तो एक फ्रेश फील पाते हैं। वो सुसुप्ति निद्रा होती है। अच्छा। तुरंत जो है आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। तो इस सुसुप्ति निद्रा का जो टाइम जो माना गया है वो ऐसा मानते हैं कि 10 से और 12 बजे के बीच में ये सुसुप्ति निद्रा आती है। अब जो व्यक्ति सोते ही 12 या 1 या 2 बजे हैं तो सुसुप्ति निद्रा तो वो ले ही नहीं सकते जी। ले ही नहीं पाते जी। तो क्या रहेगा, दिन भर फिर बॉडी में थकान रहेगी। हाँ। जो है टूटापन रहेगा शरीर में। और अगर सुसुप्ति निद्रा हम अच्छे से ले लेते हैं तो आधे से ज़्यादा बीमारियों से तो हम यहाँ से ही बच सकते हैं। बड़े सारे युवाओं से हमने सुना है कि
जो है निद्रा की समस्या, उनको टाइम पर नींद नहीं आती, दिन में आलस्य रहता, वो इसलिए कि रात को देर तक जगते हैं, सुबह वो लेट से उठते हैं। तो सुसुप्ति निद्रा जो होती है वो क्या 10 से 12 का टाइम होता है कि जब आप सोते हैं उसके बाद इतने घंटे में वो होता नहीं, है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो समय वही है, वो समय वही होता है। अच्छा, वो समय वही होता है। उसमें इसमें मैं ये जो जॉब जो नहीं करते हैं या जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जल्दी सोएं और जल्दी उठें। आपने कहा कि जो है कंपटीशन का समय जी, है, जी। तो ठीक है, वो 10 बजे तक सोएं, सुबह वो 4 बजे उठ जाएं, वो 5 बजे उठें। लेकिन आज का युवा तो उठ ही 8 बजे रहा है, 9 बजे रहा है जी। तो क्या करें हम? तो टाइम को तो ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो इन पद्धतियों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अब मैं ये कहूँ कि मैं विश्व रिकॉर्ड भी बना लूँ और मैं अपने जीवन को जो है वो एक आराम प्रस्त जीवन भी मैं जीऊँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी भी एक समय में सिर्फ भोजन करता हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस योगा का करता हूँ, उसको देखते हुए सिर्फ एक टाइम में खाना खाता हूँ। वह इसलिए कि जितनी बॉडी को एनर्जी है भोजन से जितना चाहिए कि उतना ही हमें लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बाकी की जो एनर्जी वो योग से मिलेगी, आपको आयुर्वेदा से मिलेगी। योग से मिलेगी एनर्जी? बिल्कुल। किस तरह के योगासन से एनर्जी मिलती है? बड़े सारे प्राणायाम हैं ऐसे, बड़े सारे ऐसे प्राणायाम। आज हम अपने ऋषि मुनियों की बात करें तो जंगलों में जो वनों में जो रहते थे उनके लिए कौन भोजन बनाता था? वो कंदमूल फल फूल खा करके ही अपने जीवन को जो है बिताते थे, हमसे अच्छे से बिताते थे, स्वस्थ थे, हमसे 100 वर्षों तक वो जीवित रहते थे। तो शुद्ध वायु का जो है वो होता था, शुद्ध फल फूल वो खाते थे। योग प्राणायाम से एनर्जी लेते थे वो लोग। प्राणायाम की जब भी बात होती है, वो जो डीप ब्रीदिंग होती है, हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, ऐसे में क्या ये हमको हार्म नहीं करता? नहीं, हार्म नहीं करेगा। अगर नहीं करेंगे तो उल्टा नुकसान करेगा। अच्छा, क्योंकि यू आर ब्रीदिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ना। देखिए इसका तो फिर ये है कि कोई समाधान ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। या तो फिर आप जो है जो ज़्यादा पोल्यूशन वाला जो स्थान है उसको आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ काम भी हमें करना है। तो इससे क्या है, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठिएगा, थोड़ा सा जो है इतना पोल्यूशन भी नहीं होता, बड़े सारे आप के आसपास में पार्क भी होंगे, वहाँ जाकर के थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% उसका फ़ायदा मिलेगा, कम से कम 50% तो मिलेगा, 50% तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा उससे। आप दिन में कितनी देर योगा करते हैं? कम से कम 2 से 3 आवर में करता हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि 4:30 में उठ जाता हूँ अपना जो है, उसके बाद 5 o'clock से मैं रनिंग और जो है प्राणायाम वगैरह योगा मेरा शुरू होगा और दिन भर फिर मेरी प्रैक्टिस का सेशन होता है। अच्छा, ये रनिंग आप कहते हैं, हम लोग नॉर्मली नहीं सुनते हैं कि जो योग प्रैक्टिस करता है वो रनिंग करता है। वो बड़ा एक मॉडर्न सा बीच में कॉन्सेप्ट लगता है। देखिएगा, किसी चीज़ को लेकर ना हमें ये नहीं करना चाहिए नहीं ये चीज़ गलत है ऐसा, या मैं ये कहूँ नहीं मैं योग अध्यापक हूँ या योग मैं टीचर हूँ तो सिर्फ योग को ही मैं ये कहूँ नहीं योग ही वो है कि और बाकी कुछ नहीं है। देखो, योग तो है, एक सर्वे सर्वा है, प्राचीन पद्धति है ऋषि मुनियों की, बड़ी टेक्निकल है। लेकिन रनिंग भी बड़ा हमारा प्राचीन वो रहा है, भागना दौड़ना। हम अपने आप को बचपन को हम देखते हैं तो दिन भर भागते दौड़ते रहते थे, तो बड़े स्ट्रॉन्ग रहते थे हम। तो ये जो हम देखते हैं कि आजकल लोग एक कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं जिसमें योग भी हो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी हो, रनिंग जॉगिंग ये सब हो, तो वुड यू रिकमेंड इट? उसमें देखिए ये ना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कई बार लोग नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट समझते हैं योग एक्सरसाइज को, लेकिन योग एक एंटरटेनमेंट नहीं है जी। वो जीवन को जीने की कला सिखाता है। आप उसके साथ सोचें कि नहीं आधुनिक जो है म्यूज़िक लगा करके भी मैं योग कर लूँ, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं मानता, ये चीज़ मैं गलत मानता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये कि योग जो है वो आप दिन में 1 घंटा भर या आधा घंटा भर नहीं करते हैं, ये एक 24 घंटे की दिनचर्या हो जाती है एक तरीके से। आपका व्यवहार क्या है, आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, वो भी योग ही है। नॉट ओनली एक्सरसाइज। योगा के 8 पार्ट हैं। ऋषि पतंजलि जी ने 8 पार्ट योगा के बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 अंग उसके हैं। तो उसमें से आमतौर पर जो लोग जो करते हैं वो सिर्फ 2 ही अंग करते हैं, आसन और प्राणायाम। बाकी के 6 जो पार्ट हैं वो तो उसके छूट ही गए। वो 6 पार्ट टोटली स्पिरिचुअल या लाइफस्टाइल को लेकर के ही, तो उनको थोड़ा सा हम समझें,
भगवान कृष्ण कहते हैं योग में कि डेफिनेशन उसकी बताते हैं कि समत्वम योग उच्यते। जो समता की जो भावना है वो योग है। समता की क्या भावना है? समता की भावना ये है कि हमें हर परिस्थिति में एक जैसे रहना है। लाभ हानि जय पराजय मान सम्मान हर स्थिति में एक जैसा रहना है। ये नहीं कि कुछ पैसा हमें मिल गया तो जो है हम जो है कुछ अलग ही व्यवहार में बदलाव आ गया, या कुछ चला गया तो अलग ही बदलाव आ गया। नहीं, एक योग, और वो योगी कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि जो आसन प्राणायाम करेगा वही योगी होगा, नहीं नहीं, वो कोई भी हो सकता है। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े योगी रहे हैं, बहुत बड़े, उनको योगी मानते हैं। दशरथ मांझी जी योगी रहे हैं, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। संयमित जो जीवन है, संयमित, वो योगी है जो इसको जी रहा है। जब तक आप योग में पहुँचे 10-11 साल की उम्र से पहले, उससे पहले क्या आपके जीवन में इतना संयम था कि आप भी बाकी बच्चों की तरह शैतान थे? बिल्कुल शैतान थे। अच्छा। बड़े सारे जो है बाग में बगीचे में जाना, जो है फल तोड़ के चोरी करना। अच्छा। और जो है खूब जो आमतौर पे जो बच्चा एक मस्ती जो करता है वो सब हम भी करते थे। अच्छा, वो सब है आपके रेज्यूमे में शामिल है? हाँ बिल्कुल करते थे जी। लेकिन जब आश्रम के जीवन में जो है पिताजी ने उनको और जब भेजा उन्होंने, तो धीरे धीरे समझ आया। और जब मैं 8th क्लास में मैं आया, उस समय मैंने जो है ये अपने आप में जो है निर्णय ले लिया था कि आगे चल के योग की लाइन में ही कुछ करूँगा। लेकिन उससे पहले जब आप छोटे थे तब आप क्या बड़े होके क्या बनना चाहते थे? कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा। कि कुछ बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हर छोटा बच्चा सोचता है कि मैं शायद मैं उनसे, मेरी जो सोच थी उनसे थोड़ा पीछे होगी ये बात रही होगी। लेकिन कभी कुछ ऐसा वो नहीं कि आमतौर पे हमारे पास भी कुछ छोटे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स कभी ले आते हैं, तो उनसे बात करते हैं क्या उन्हें, कोई बोलता पायलट बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। मेरे साथ वो बात नहीं थी। आश्रम में जाने के बाद बस एक अपने बचपन में ही इतने जो है वो खोए हुए थे, मस्त थे, कभी इन चीज़ों पर जो है वो था नहीं। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। आज के समय को हम देखते हैं तो बचपन तो रहा ही नहीं। वो बचपन तो पता नहीं कहाँ चला गया हमारा। टोटली इंडोर बचपन हमने बना लिया है, आउटडोर बचपन रहा ही नहीं है। और आपका जो बचपन तो ना कहें पर युवावस्था जो है वो तो बिल्कुल जंगलों में बीती है एक तरीके से। जंगलों में बीती और बड़ा अच्छा उसका जो है अनुभव रहा। और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो उसकी जो है बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है आज के समय में। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो नहीं मुझे 2 रजाई चाहिए, या मुझे ये कंबल चाहिए, या मुझे ज़्यादा गर्मी चाहिए, हीटर चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे घर में केवल एक फ़ैन चलता है आज भी, कितनी गर्मी है। और मेरी वाइफ है तो जो है मेरे पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही अपने जीवन को जीते हैं। हाँ। वो एक सादा जीवन उन्होंने अपनाया है। और ऐसा नहीं कि किसी को हमें दिखाना है, नहीं, अपने आप में ही वो शरीर का एक इम्यून सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप उस लाइफ में रहते हैं, तो इन चीज़ों से फिर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके शरीर पर गर्मी और सर्दी से। जब आप आश्रम से कॉलेज आए तो एकदम से दुनिया बदल गई होगी, तो वो कैसा था आपके लिए? वो अनुभव भी बड़ा विचित्र रहा। मेरी चुटिया थी बड़ी लंबी, इतनी लंबी लगभग 1 फीट के आसपास। तो बच्चों ने आम तौर पे जो रैगिंग जो होती है वो बढ़ा लिया कि अरे पंडित जी हैं तो खड़े हो, बेंच पर खड़े हो, चलो शादी कैसे करवाते हैं वो दिखाओ आप करके। तो नहीं यार, मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे मैं कैसे दिखाऊँ। तो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा उस माहौल को समझा। और लेकिन जो आश्रम पद्धति के जो विचार थे उनको कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। हाँ, वेशभूषा से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ठीक किया। हाँ। कि चलेगा, थोड़ा माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें। लेकिन आज भी वही विचार है, वही जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। हॉस्टल में रहे हंसराज महाविद्यालय में, तो हॉस्टल लाइफ में भी वही जीवन मैंने बनाए रखा। 4 या 4:30 में उठता था मॉर्निंग में, और जो है ऐसे ही अपना जो योग प्राणायाम जो करते थे जीवन को ऐसे ही रखा। तो ऐसे ही धीरे धीरे दोस्त भी बन गए? ऐसे ही वो एक ना संस्कृत में एक श्लोक आता है जी, मृगाः मृगैः संगमनु व्रजन्ति गावश्च गोभिश्च तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका जो भावार्थ है वो ये है,
मृगः मृगैः संगमनु व्रजन्ति, हिरन हिरनों के साथ, मृग मृगों के साथ रहना पसंद करते हैं। गावश्च गोभिश्च तुरगास तुरंगई, गाय गायों के साथ रहना पसंद करेंगे और घोड़े घोड़ों के साथ रहना पसंद करेंगे। बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ, कम बुद्धिमान जो है बुद्धि वाला वो अपने जैसा वो मित्र ढूंढ लेता है, ऐसा संसार में देखा जाता है जी। तो जैसा मेरा लाइफस्टाइल रहा तो ऐसे ही हमें मित्र भी मिल गए, इसी जीवन को जीने की कोशिश करते हैं वो भी, और साथ में कुछ उद्देश्य है कि कुछ अलग करें जीवन में हम। ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे मेहमान होते हैं हम भी वैसे बन जाते हैं। तो अब क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो हम योग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा योग की डेमोन्स्ट्रेशन भी हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। योग संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन के लिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं कुछ योग आसन करते हुए। ये आसन होंगे विशेषतया युवा वर्ग के लिए। तो आमतौर पर आप लोगों ने जो है मयूर आसन जो है देखा होगा। पहले मैं मयूर आसन दिखाता हूँ, फिर उसी में होता है पद्म मयूर आसन। लेकिन पद्म मयूर आसन एक हाथ से कैसे किया जाए वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ मयूर आसन। दोनों हाथों को जो है पाम को जो है नीचे रखना है अच्छे से। इसका दो तरीका होता है, एक तो थंब के ऊपर भी जो है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पावर और बैलेंस ज़्यादा हमें जो है चाहिए होता है। तो मैं ऐसे ही आपको करके दिखाऊंगा ये। और दोनों एल्बो को नेवल के ऊपर हमें लगा लेना है और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है हमें। ये था मयूरासन। अब इसी में हम करेंगे पद्म मयूरासन, लेकिन एक हाथ से उसको कैसे किया जाए। इसको मैं पहले जो है पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन लगाया पहले, उसके बाद आइएगा एल्बो को नेवल के ऊपर, एक हाथ, और धीरे से अब इसी में एक आसन और है बका आसन। बक मीन्स बगुला। तो बगुला जैसे कंसंट्रेशन के लिए उसको जो है जाना जाता है, एकाग्रता के लिए, तो वैसे ही ये आसन होता है। लेकिन ये आसन हम एक पैर से करके दिखाएंगे। देखिए बका आसन सिंपल जो होता है वो ऐसे होता है, लेकिन एक पैर से ये कैसे किया जाए अब देखिएगा। योग संतुलित जीवन, स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन के लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं योगाचार्य वरुण आर्य के साथ। आजकल देखा जाता है कि लोग जैसे जैसे बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं तो उनके घुटनों में या जॉइंट्स में बहुत पेन होती है। ज़्यादातर लोगों को रिप्लेसमेंट करानी पड़ रही है, नी रिप्लेसमेंट। क्या इसका भी है कोई योग? हाँ, इसका भी बिल्कुल योग है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो है डाइट का आप विशेष ध्यान रखें। अपने भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित और जो है सादगी पूर्ण जो है भोजन हमारा होना चाहिए। आज का जो एक प्रचलन है वो ये है कि नहीं, वीकेंड पर हमें बाहर जाना ही जाना है, लेकिन हम अपनी सेहत को वहाँ नहीं देखते जी। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं सभी, और अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करें, ज़्यादा फ्राइड फूड, फास्ट फूड से, और संतुलित भोजन करें। और उसके साथ चाय का आप कह रहे थे कि चाय को मैं कहना चाहूँगा कि जो है वो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर काफ़ी सारा जो है कैल्शियम जैसी चीज़ें हमारे शरीर से जो है वो कम करता है चाय कॉफ़ी हम पीते हैं रेगुलर। और जैसे हमारी पहले भी बात हुई, एक सप्तला आयुर्वेदिक टी जैसे बनाया हम लोगों ने, हमारे जो ब्रदर हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए मुझे जो एनर्जी उससे जो मिली है, इसको सेवन कर सकते हैं। या कोई भी आयुर्वेदिक टॉनिक ऐसा जो है
पी सकते हैं तो उससे अच्छा रहेगा। तो अगर चाय मना करते हैं तो कॉफ़ी तो बिल्कुल मना करते होंगे? मैं व्यक्तिगत तौर पर मना करना चाहूँगा। अच्छा, पर ज़्यादातर लोगों को जिनको आदत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिन में बहुत ना पिएं, एक आधा कप पी लें, या आप बिल्कुल ही मना करते हैं? मैं तो बिल्कुल ही मना करना चाहूँगा, लेकिन अगर ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं वो एकदम से नहीं छूट सकती, तो ठीक है, आप उसको धीरे धीरे करके छोड़िएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है कि छूटने को एक बार में ही छूटती है। आप संकल्प लीजिए कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, शरीर के लिए नहीं ठीक है, तो पॉसिबल है वो। तो फिर आइए देखते हैं कौन से योगासन ऐसे हैं जो जॉइंट्स के लिए आप हमें बताने जा रहे हैं। जी, आज के समय में हम देखते हैं एक तो नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में। तो इसके लिए एक सूक्ष्म अभ्यास है, सूक्ष्म क्रिया है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिएगा, दोनों हाथों को अपने साइड में रखना है और दोनों थाइज़ का जो हिस्सा है, ये जो थाइज़ का हिस्सा है, इसको ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है, इसको खींचना है ऊपर और रिलैक्स करना है। देखिएगा ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, दोनों थाइज़ को रिलैक्स करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, रिलैक्स करना है, खींचना है और उसको छोड़ देना है ऐसे। तो इसको जो है 20 से 30 टाइम्स, 20 से 30 बार हर कोई कर सकता है। इसके करने से जो घुटनों की जो समस्या है हम आमतौर पर जो देख पा रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। वरुण जी, आपने इतने सारे योग आसन हमें समझाए, एंड आई डू होप दैट पीपल फॉलो देम। कुछ आपकी व्यक्तिगत बातें और करते हैं। बचपन में या अब ज़्यादातर लोग स्ट्रेस के लिए संगीत को सुनते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? कुछ पुराने गीत मैं कभी कभार सुन लेता हूँ। किस तरह के गीत? एक मदर इंडिया एक करके एक पिक्चर थी, तो उसका एक गाना था कि जीवन में ज़िंदगी में आए हो तो जीना पड़ेगा, जहर ज़िंदगी का पीना पड़ेगा, कुछ ऐसा है। तो कभी उसको सुन लेता हूँ, या जगजीत जी की जो गज़ल है बचपन के ऊपर कि कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, तो बड़ा एक जो है अपने आप को बचपन में जो है खो जाते हैं उसको सुन करके। वरुण जी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ की रही कि आपने 535 सूर्य नमस्कार 1 घंटे में किए। इसके आगे का आपका क्या लक्ष्य है? इसके आगे अभी मैं गिनीज बुक में मैं कोशिश करूँगा 1 जैन को, 1 जनवरी को मैं जो मैंने सोचा है मैं कोशिश करूँगा 10,000 सूर्य नमस्कार मैं 100 घंटे में करने की मेरी योजना है। 10,000? 10,000 सूर्य नमस्कार, 10,000 सूर्य नमस्कार इन 100 आवर। तो उसके लिए अभी जो है प्रयत्नशील हूँ मैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेरी जारी है, तो देखते हैं क्या रहता है। हमें तो बहुत उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? वही मैंने बताया कि पूरा एक जो टाइम टेबल है उसको बड़ा एक व्यवस्थित ढंग से चलना पड़ता है कि आपको 4:30 उठना है, आपको इस टाइम पर जो है बादाम का पानी पीना है, इस टाइम पर जो है आपको सप्तला टी लेना है, इस टाइम पर आपको जो है मील लेना है, और टाइम पर आपको सोना है, और बाकी दिन भर मैं अपनी एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। जो आरोग्यश्री परिवार एक हम लोगों ने एक बनाया है, तो उसके अंतर्गत बड़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चैरिटेबल काम चलते रहते हैं, तो उनमें मैं बिज़ी रहता हूँ। तो अपने आप को जो है तैयार, तो बस यही है कि डेली प्रैक्टिस और डाइट और टाइम पर सोना और टाइम पर जगना। आप बहुत से लोगों को योगा सिखाते हैं, जिनमें पंडित बिरजू महाराज भी हैं, तो उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए? पंडित बिरजू महाराज जी के पास कई बार जाना हुआ मेरा योग को लेकर के जी। बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा कि एक तो ये प्रेरणा स्रोत हैं महाराज जी सभी के लिए कि वो 75-77 ईयर की एज में भी वो योग कर रहे हैं कि मैं अपने आप को फिट रख सकूं और जो है और अपनी कला का जो है विस्तार वो इस जीवन में कर पाएं। तो बड़ा लगता है उनको देख करके, एक एनर्जी जो है मिलती है। और मैं यहाँ पर आपको एक किस्सा और मैं बताना चाहूँगा। एक प्रोफेसर SK सक्सेना हुए हैं, प्रोफेसर सुशील कुमार सक्सेना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं फ़िलोसॉफ़ी के। उनको पद्म भूषण मिला था 2008 में फ़िलोसॉफ़ी के लिए।
बड़े योगी व्यक्ति वो रहे। तो कहने की बात ये थी, जब मैं उनसे मिला तो कुछ कई बार योग की चर्चाएं हुई और उनको लगा कि ये जो है अलग है कि आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हंसराज जैसे कॉलेज में योग और आश्रम पद्धति से कोई विद्यार्थी आया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जो है कुछ योग के ऊपर हमारी चर्चाएं होती। तो जब वो इस दुनिया से गए, वो 95 या 96 ईयर के होकर के इस दुनिया से गए, तो अपना पद्म भूषण वो मुझे दे गए। तो वो उनकी धरोहर के रूप में आज वो मेरे पास है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। और ये सब जो हुआ है वो सिर्फ योग की वजह से हुआ है। मैं नहीं जानता हूँ, कोई मेरा इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं रहा, तो लेकिन ईश्वर ने जो है अपना पता नहीं कैसे एक माध्यम के रूप से मेरे जीवन में इन लोगों को भेजा। तो मैं इन सब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके अपने पिताजी को, जिन्होंने जो है मुझे ये आश्रम का जो जीवन जीने का एक जो है एक अवसर दिलवाया जी। तो अब तक हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने प्रोग्राम में आकर हमसे इतनी सारी बातें साझी की और योग के कई आसन और कई सीक्रेट्स हमें बताए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। 1 2 इनहेल करते हुए, 3 एक्सेल, 4 इनहेल, 5 exhale, 6 breath normal, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale। एक नज़र इतिहास में आज के दिन क्या हुआ उस पर। On the 5th of July 1948, Britain's National Health Service Act (NHS) takes effect, providing government-funded medical and dental care and headed by the Health Minister Bevan. On the 5th of July 1954, BBC launches up-to-date daily TV news. The service was difficult because the communications technology in 1954 was still in its infancy. On the 5th of July 2004, the first Indonesian presidential election by the people took place. On the 5th of July 1996, the first cloning of an animal by scientists was revealed by the Roslin Institute in Scotland, when Dolly the sheep was cloned from tissue taken from a 6-year-old ewe's udder. On this day in 2013, the Honourable President of India, Shri Pranab Mukherjee, signed a food plan that proposes to help feed 2/3 of the country's population into law. हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, आज सवेरे @ddkdelhi.org.in। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक के लिए नमस्कार।